Good morning, students. Today we will start our second chapter, that is forms of business organizations. Forms of business organizations. Now the first question arises with us that what is business organization? Business organization होता क्या है? फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस के बारे में. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस एंटरप्राइज भी बोलते हैं. अब बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? देखो, हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है अगर कंडक्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस हम कैरी आउट करेंगे, तो उसका एक हमें ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. तो उसी इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को फॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमें बिजनेस को. उसी चीज़ को हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज. अब बिजनेस एंटरप्राइजेस भी जो है ना, वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड देन जॉइंट सेक्टर. इस चैप्टर में हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट टाइप्स. तो जो हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो कैसी कैसी हो सकती हैं, यानी कि हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, हम किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करेंगे. हाउएवर सच डिसीजंस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स दैट वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस. तो इसमें जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये हमारे फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं कि हमारे बिजनेस जो है वो किस किस तरीके का हो सकता है, हम किस तरीके का बिजनेस करें. तो ये चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. इनमें से हमें कोई एक सिलेक्ट करना होता है. अब इनका सिलेक्शन, जैसे मैंने कहा, कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. जैसे कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी हो गया, मैनेजरल एक्टिविटी हो गया, फॉर्मेशन हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो अब हम इन सारे टाइप्स को ना डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमारे पास जो सबसे पहले वर्ड आ रहा है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. अब सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? देखो, ये जो वर्ड है ना, सोल, सोल का मतलब होता है सिंगल, ठीक है. और ये सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप जो है वो वर्ड प्रोप्राइटर से बना है. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया ओनरशिप. तो जहाँ पर सिंगल ओनरशिप होगी, मतलब वन मैन कंट्रोल होगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एनी बिजनेस एंटरप्राइज विच इज मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड ओन. मालिक भी वही है, उसी का कंट्रोल है सारा, और मैनेज भी वही कर रहा है. तो व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज इज मैनेज्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, सच बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल का मतलब मैंने क्या बताया? सिंगल. यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति सारे काम करता है, सारे लॉसेस भी उसी को बियर करने हैं, सारे प्रॉफिट भी वही एंजॉय करेगा, सारी लायबिलिटी भी उसी की है, और सारे रिसोर्सेज भी वो खुद ही अरेंज करेगा जितने भी उससे हो पाएंगे. तो इस डेफिनेशन जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अभी डिस्कस की, उसके बेस पे हम फीचर्स को अब डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सिंपल है. जितनी भी हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इसमें सबसे सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप लगता है, और सबसे ज़्यादा पूछा भी यही जाता है कई बार. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है. तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट यहीं से निकला है, सिंगल ओनरशिप. सिंगल ओनरशिप का मतलब ये है कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन ओनर इन द बिजनेस. ही और शी विल नॉट शेयर any profit or losses with some another person. वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी ये जो है इसका मालिकाना हक, ओनरशिप शेयर नहीं करता, ठीक है. तो सिंगल ओनर होता है, यहाँ पर वन मैन कंट्रोल होता है. वही सारे बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, वही मैनेज करेगा, वही उसका मालिक होता है. सारे डिसीजन मेकिंग भी उसी की है, उसके पास फुल कंट्रोल और फुल फ्रीडम है. नो वन इज गोइंग टू इंटरफियर इन हिज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है नो सेपरेट लीगल एंटिटी. नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि देखो, जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना, ये हमेशा
इट इज नोन बाय द नेम ऑफ द ओनर। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल या सुटेबिलिटी पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके के शॉप्स के लिए या बिजनेसेस के लिए सुटेबल होता है। देखो इसकी जो सुटेबिलिटी है ना वो बहुत ईजी है। किस तरीके के बिजनेस के लिए ये सुटेबल होता है? ये उस तरीके के बिजनेस के लिए सुटेबल होता है जिसका साइज स्मॉल हो और जहाँ पर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दी जाती हों, व्यक्तिगत सेवाएं। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज का मतलब है जैसे टेलर, कोई टेलरिंग शॉप है, ठीक है, वो अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देता है। जैसे हम किसी भी टेलर के पास जाते हैं तो हम अपने तरीके से अपने कपड़ों को डिज़ाइन करवाते हैं, तो वो कस्टमाइज़ करता है अपनी सर्विसेज को। कस्टमाइज़ करने का मतलब ये कस्टमर के हिसाब से, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसकी सर्विसेज सारे कस्टमर्स के लिए सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। वैसे ही बार्बर शॉप, ठीक है, वैसे ही कोई बुटीक है, ठीक है, या फिर कोई जैसे मेडिकल शॉप है, मेडिकल स्टोर या फार्मासिस्ट जो होते हैं ये मेडिकल स्टोर, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस जहाँ पर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दी जाए और पर्सनल टच होता है हमारा कस्टमर के साथ, हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके साथ हमारा पर्सनल टच होता है। जैसे हमारे पड़ोस में जो कोई किराना स्टोर होता है या आसपास किसी लोकल मार्केट में जो किराना स्टोर्स होते हैं वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में आती हैं। तो यहाँ पर स्मॉल होता है क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, वो ज़्यादा बड़े बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता। तो जब मैंने बात की नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके लिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि बिजनेसमैन एंड द बिजनेस इज वन एंड द सेम थिंग। आपने कभी देखा है बार्बर की शॉप पे बार्बर का नाम आगे लिखा होता है, जैसे मुकेश हेयर ड्रेसर, वैसे ही जैसे बिग बॉस है, ठीक है। तो इन सब का नाम जो है वो मालिक के नाम से होता है, ठीक है। इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे या अदर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो मालिक के नाम पे ही होते हैं, बिजनेस भी मालिक के नाम पे ही होता है। यानी कि जैसे कंपनी में हमारे पास अपनी खुद की पहचान होती है, कंपनी का नाम होता है, ठीक है, जैसे होंडाई है, ठीक है, या मारुति सुजुकी है या बजाज फाइनेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यानी कानून की नज़रों में लीगल, ठीक है, इन द आई ऑफ लॉ बिजनेसमैन एंड द बिजनेस इज द सेम थिंग, ठीक है। वो कोई सेपरेट अलग अलग लोग नहीं होते हैं, वो एक ही बंदा। थर्ड है इसका इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इजी फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। नो लॉ गवर्न सच टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। इस तरीके के बिजनेस को कोई लॉ गवर्न ही नहीं करता। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन इजीली बी फॉर्म, ठीक है, हम इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं और इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। इसका इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है क्योंकि कोई हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करनी होती एक्सेप्ट लाइसेंसिंग इन फ्यू केस। किसी एक दो केसेस में हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं करनी होती। जैसे अगर मैं बात करूँ केमिस्ट शॉप की या मेडिकल स्टोर की, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है। बिजनेसमैन जो होता है ना, उसी का सारा कंट्रोल है, वही सारे मैनेजरल डिसीजंस लेता है या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। फ्रीडम ऑफ एक्शन उसके पास है, वो जैसे चाहे वैसे करेगा, किसी और का इसमें पार्टिसिपेशन या इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये भी इसका एक फीचर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो ये जो वर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज करो इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, कभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाए, ठीक है, अगर बिजनेस में लॉसेस हो जाएं और बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट हो टू पे ऑफ सच बिजनेस डेट्स, यानी कि बिजनेस पे जो कर्जा हो गया है, बिजनेस के जो लॉसेस हैं उनको पे करने के लिए अगर हमारे ये जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो इनसफिशिएंट हों, ठीक है, तो जो मालिक होगा, ओनर होगा, उसके पर्सनल एसेट्स यानी कि उसके घर के एसेट्स भी बेचकर हम क्या करेंगे? उस पैसे को पूरा करेंगे, उस लॉस को रिकवर करेंगे।
ठीक है, या बिजनेस के डेट्स को पे करेंगे, बिजनेस के ऊपर जो कर्जा हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो किसी बिजनेस में, बिजनेस के जो एसेट्स हैं, एसेट्स वो ₹20 लाख के हैं, ठीक है, और बिजनेस में जो हमारे पास लॉस हो गया वो हो गया 50 लाख का, सपोज करो, ठीक है। अब बिजनेस के एसेट कितने हैं? 20 लाख, हमारा लॉस कितना? 50। हम बिजनेस के सारे एसेट्स बेच भी दें तब भी 20 लाख रुपए ही आएगा। रेस्ट जो बैलेंस रह जाएगा 30 लाख रुपीस, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल प्रोपराइटर मालिक साहब जो होंगे ना, जो सिंगल ओनर हैं, उनको पकड़ेंगे जाकर, उनका घर बेच देंगे, उनकी गाड़ी बेच देंगे, उनकी वाइफ की ज्वेलरीज बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे जब तक हमारा 30 लाख रुपए पूरा ना हो जाए। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स, देन पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन आल्सो बी सोल्ड टू पे ऑफ सच बिजनेस डेट्स। उन बिजनेस डेट्स को पूरा करने के लिए या पे करने के लिए हम उसके पर्सनल एसेट्स को बेच दें। मतलब जब पर्सनल एसेट्स तक बात पहुंच जाए, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। सुइटेबिलिटी मैंने बता दिया आपको, सुइटेबिलिटी किस तरीके के लिए होती है। तो कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होती हैं जो स्मॉल होती हैं, स्मॉल इन साइज। स्पेशल फॉर्म जैसे मैंने टेलर शॉप का लिया, बार्बर, जहाँ पर कस्टमाइज सर्विसेज आपको दी जाएं, ठीक है। कस्टमाइज जैसे जिम का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, फिटनेस क्लब जो होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद जो लास्ट इसका फीचर है वो है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या है? देखो, हमारे बिजनेस में ना बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्रेड्स होते हैं, टैक्स होते हैं। वो टैक्स अगर हम दूसरों के साथ शेयर कर लें तो हमारी जो प्राइवेसी है या फिर जो सीक्रेसी है वो नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई लॉ है ही नहीं जो इस बिजनेस को गवर्न करता हो, तो कोई प्रेशर या कोई भी फोर्स हमारे बिजनेसमैन के ऊपर नहीं होता है टू शेयर इट्स सीक्रेट्स, इट्स बिजनेस ट्रेड्स, और टू पब्लिश इस बुक्स ऑफ अकाउंट। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना, अपने सीक्रेट्स को शेयर करना, या अपने बिजनेस ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स होता है एक तरीके से जो हम बिजनेस करते हैं, कुछ चालाकियाँ होती हैं हमारे बिजनेस में, जो टैक्स होते हैं चलाने के, वो। तो सीक्रेसी इसमें मेंटेन रहती है, हमें किसी के साथ कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर द सिंगल ओनर, हम अकेले मालिक हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन हमारे पास है, सारे डिसीजन हमें लेने, किसी से पूछना नहीं है, तो हम किसी के साथ कोई बात शेयर क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये सीक्रेसी, तो ये इसके फीचर्स हो गए, ठीक है बेटा। अब फीचर्स के बाद आते हैं इसके मेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और डीमेरिट्स क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इनमें से कई सारे जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आ जाइए आप मेरिट्स पर। मेरिट्स देखो, हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों करेंगे, उसकी मेरिट की वजह से करेंगे, और हम ऐसे बिजनेस को क्यों नहीं करेंगे, उसके डीमेरिट्स की वजह से, ठीक है। तो मेरिट्स पे हम अगर हम बात करें, फर्स्ट मेरिट जो है दैट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब देखो, अगर आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, और आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर या किसी एक प्लान के ऊपर डिसीजन लेना है, जैसे सपोज करो यू आर प्लानिंग योर समर वेकेशंस, तो कोई कह रहा है गोवा जाएंगे, कोई कह रहा है मनाली जाएंगे, कोई कह रहा है स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, सबके अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन जितने ज़्यादा लोग होंगे सहमति बनना उतना मुश्किल होगा। एक जो है सिंगल कंसेंट, सबका यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पाएगा, एक मत नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर फैमिली में कम लोग होंगे तो डिसीजन जल्दी लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल ओनर है। अब सिंगल ओनर को किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, हमारे पास फुल कंट्रोल है बिजनेस का। तो इसीलिए क्विक डिसीजन मेकिंग है, हम किसी से बिना पूछे ताजे ही बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वी कांट टेक एनी डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर्स। उनका कंसेंट लिए बिना हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एंड टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर
इस टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, हम अपना डिसीजन कभी भी खुद ले सकते हैं, तो इसलिए क्विक डिसीजन है। अब सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट क्या है? सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट क्या है? देखो, जब कभी भी हमारे बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो सारा प्रॉफिट हमें मिलना है, ठीक है। उससे पहले सपोज करो जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो हम खाली थे, हमें बड़ा टेंशन रहता था माइंड में कि यार हमने तो कुछ अपनी लाइफ में किया ही नहीं। लेकिन जब हम कोई अपना बिजनेस सेटअप कर देते अपने दम पर, ठीक है, तो जब उस बिजनेस से हमें कुछ अचीवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट। जैसे ही हम कहते हैं ना, यस वी डिड इट, हमने कर दिया। या फिर इसमें सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट का हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइफ में हमने अपने लिए कुछ किया है। सीक्रेसी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है सीक्रेसी। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव या इंसेंटिव के लिए एक वर्ड और होता है, रिवार्ड। रिवार्ड, ठीक है। रिवार्ड यानी कि जो भी प्रॉफिट होंगे बिजनेस में, वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करेंगे? सोल प्रोप्राइटर को। तो डायरेक्ट इंसेंटिव उसको मिलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आर द रिजल्ट्स ऑफ द हार्ड वर्क, ठीक है, ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, एंड सच प्रॉफिट विल ओनली बिलोंग्स टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि कोई और दूसरा तो पार्टनर है ही नहीं ना जिसको प्रॉफिट देना है। तो वैसे ही डायरेक्ट इंसेंटिव में जैसे प्रॉफिट हमारे साथ आता है, हम इसकी डीमेरिट भी मान सकते हैं कि सारा लॉस भी हमें बियर करना है। जब हमने किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं किया तो लॉस भी कोई हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। इजी फॉर्मेशन है, डिस्कस कर चुके हैं, इजी फॉर्मेशन है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स या लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करनी होती हैं। कुछ एक केसेस में लाइसेंस लेना पड़ता है, बस इजीली इसको फॉर्म कर सकते हैं, इजीली इसको क्लोज भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि भाई हम जब चाहें, जैसे चाहें, अपने बिजनेस का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेस का नेचर, स्कोप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का कंट्रोल है, ठीक है। मैंने पहले सिर्फ टेलर शॉप जो है, मान लो कि मैंने मेल के लिए टेलरिंग शॉप की थी, लेकिन अब फीमेल के लिए भी कर दूँ तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा क्या है, पूरा कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका मेरिट है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ऑल्टर कर सकता हूँ टाइम टू टाइम। तो ये इसके थे मेरिट्स, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स है ना, जैसे मान लो मैंने अभी टेलर शॉप का एग्जांपल लिया। टेलरिंग शॉप जो है भैया, वो छोटी सी शॉप होगी, कुछ 2-4 मशीन्स होंगी, 1-2 वर्कर मैंने अफोर्ड किए होंगे बस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसीलिए मैं स्मॉल स्केल पर बिजनेस करता हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते तो फिर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के चक्कर में क्यों पड़ता, फिर बड़ा बिजनेस करता ना कोई, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, या पार्टनरशिप बिजनेस लार्ज स्केल पे करता फिर। तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन अरेंज लिमिटेड रिसोर्स बाय हिमसेल्फ, और देयर आर द रिसोर्सेज विच द सोल प्रोप्राइटर कैन अरेंज बाय हिमसेल्फ। जितना वो खुद से अरेंज कर सकता है उतने रिसोर्सेज होते हैं उसके पास। तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कमर्शियल बैंक है, वो भी इनको लोन नहीं देते इजीली, ज़्यादा बड़ा लोन इनको नहीं देते, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी नहीं, कोई मॉर्टगेज कराने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी सिक्योरिटी पर लोन दे इनको कोई, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फिर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़। देखो मैनेजरियल एबिलिटीज़ क्या होती है बेटा, मैनेजरियल एबिलिटीज़ क्या होती हैं? मैनेजरियल एबिलिटीज़ का मतलब होता है कि बिजनेस को मैनेज करने की एबिलिटी, ठीक है। अब बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें कुछ बिजनेस की पढ़ाई करनी पड़ती है, बिजनेस की स्टडी करनी पड़ती है, हमें कुछ डिग्रीज लेनी होती हैं, लाइक MBA, ठीक है, मैनेजमेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बिज़नेस को एडमिनिस्ट्रेट करने की या मैनेज करने की एबिलिटी सोल प्रोप्राइटर में ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपके जो पड़ोस वाली दुकान है, जो वहाँ पर अंकल बैठे रहते हैं सामान देते हैं, वो MBA थोड़ी है, हो सकता है उनके पास तो 10वीं की मार्कशीट भी ना हो, या वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं जितना उन्हें नॉलेज है। तो यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी रहती है। अब आप कहोगे सर चलो उन्होंने MBA नहीं किया तो किसी MBA पर्सन को अपने बिजनेस में रख लें मैनेज करने के लिए,
वो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो MBA पर्सन होगा, ठीक है, या जो मैनेजर होगा, ही और शी विल डिमांड फॉर अ सैलरी विच इज क्वाइट हाई, जो बहुत ज़्यादा होगी, एंड द सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट अफोर्ड टू पे ऑफ सच सैलरी। इतनी ज़्यादा सैलरी पे करना सोल प्रोप्राइटर जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ही कम है, प्रॉफिट कम है तो सैलरी कहाँ से देंगे। फिर है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस का मतलब ये है कि भाई जैसे सपोज करो अगर कोई टेलर की शॉप है, तो वहाँ पे जो टेलर बैठता था उसको मान लो इम्प्रिजनमेंट, जेल हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, या फिर उसको कोई फिजिकल एलिमेंट हो गई है, यानी कोई ऐसी बीमारी जिससे वो अब काम नहीं कर सकता, या फिर वो इंसॉल्वेंट, उसके पास अब पैसा नहीं है, कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, और लास्ट उसकी डेथ हो गई है। तो इन केसेस में अब टेलर कपड़े तो वही सीता था, उसे ही आता था ये सब काम करना, उसकी जगह पर उसके बच्चे तो कर नहीं सकते काम। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट ओनर की लाइफ में होता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। तो लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, यानी कि जब तक ओनर है तब तक ही बिजनेस है, ओनर के बाद बिजनेस भी बंद। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स, द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन आल्सो बी सोल्ड टू पे ऑफ सच बिजनेस डेट्स। तो हमारा ये था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। हमारे सिलेबस में इतना ही है, आप एक बार बुक से रीड करके समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स रह जाते तो यू कैन कंटेक्ट मी। अगली वीडियो में हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।